और इंडिया रिपोर्ट में अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से खबरें आपको बताते हैं और बड़ी खबर से शुरुआत करें जहां 10-11 की बारूदी प्लान की साजिश में आखिर कितने नाम थे हम आपको बताएंगे। किस तरीके से तमाम खुलासे जो है वो हो रहे हैं दिल्ली धमाके केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और मौलवी इरफान ने AK-47 का राज उगला है। 2023 में डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल मौलाना से मिले थे, ये खबर सामने आ रही है। मस्जिद अली में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों के बैग में AK-47 राइफल थी। बता दें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन भी मौलाना से मिले थे। NIA की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मस्जिद अली में इरफान से मुलाकात हुई। दोनों के बैग में AK-47 राइफल उस वक्त मौजूद थी। डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन भी मौलाना से उस वक्त मिले थे और अब NIA जब पूछताछ कर रही है तो ये सभी राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौलवी इरफान के राज जो हैं अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और AK-47 वाली साजिश का पर्दा अब फाश होने लगा है। दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। जो लोग संदिग्ध थे वो हिरासत में हैं। करीब 6 आरोपी इस वक्त हिरासत में हैं और रिमांड पर लिए गए हैं और इसी के जरिए अब जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस मामले से जुड़ी बड़ी जानकारियां देते हैं। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड इरफान को माना जा रहा है। मौलवी इरफान जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। इरफान ने हमले के लिए डॉक्टर्स का नेटवर्क खड़ा किया था। NIA से पूछताछ में आतंकी इरफान ने एक बड़ा खुलासा किया है। मस्जिद के भीतर आतंकियों के मजमे और हथियार पर बोला है वो। सूत्र के मुताबिक इरफान ने AK-47 का राज भी उगल दिया है। दरअसल 2022 में मुजम्मिल ने मौलाना इरफान की मुलाकात डॉक्टर आदिल अहमद और फिदाइन हमलावर उमर से कराई थी और ये तीनों ही अंसार गजवत उल हिंद गुट के प्रभावित लोग थे। इरफान ने बताया कि उनसे मिलने मस्जिद में आए थे। दावा है अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में मिलने आए। जब इरफान से मिले तो इनके बैग में AK-47 राइफल्स भी मौजूद थी। मस्जिद अली में ही ये AK-47 का बैरल साफ करके चले गए। अगले महीने नवंबर 2023 की बात करते हैं, जब आदिल फिर से AK-47 लेकर आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी वहां पहुंच गई। ये भी जानकारी जो है वो सामने आई है। साथ ही बता दें कि मुलाकात के बाद जाते समय हथियार इरफान के पास ही छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन आदिल फिर आया और AK-47 लेकर गया। कुछ दिन पहले आदिल की अलमारी से हथियार मिला भी था। मौलवी इरफान ने कबूला है कि उसने दूसरों को भी हथियार दिए थे। अब ये पता किया जा रहा है कि क्या इरफान को हथियार जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर ने भेजे थे। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये AK-47 को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें और क्या कुछ अपडेट्स है? किस तरीके से, जो बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये AK-47 है, क्या इरफान को एक पाकिस्तानी हैंडलर से मिले हैं? इससे पहले कि मैं आपको AK-47 के बारे में बताऊं, मैं पहले आपसे ये बताना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को कि इरफान अहमद वागे, जो कि एक मौलवी है, नौगाम की मस्जिद में वो मौलाना का काम कर रहा था, वो कैसे उसकी मुलाकात मुजम्मिल से हुई। कहते हैं कि एक पेशेंट को लेकर वो अस्पताल गया, उस दौरान उसकी मुजम्मिल से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने फोन का आदान प्रदान किया और उसके बाद लगातार वो बातचीत करते रहे। मुजम्मिल को उसने पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया, उसके बाद अदील और उसके बाद उमर और नबी को भी उसने पूरी तरह से रेडिकलाइज कर दिया। और बताया जाता है उसी दौरान ये को शोपिया के इलाके में ले गया और जैश-ए मोहम्मद के जो आतंकवादी वहां पे ऑपरेट कर रहे थे, वहां से उसने उनको AK राइफल दिलाई और ये AK राइफल लेकर मस्जिद में आए थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पे उस बैरल को साफ भी किया गया था। उसके बाद एक और राइफल दिलाई गई थी जो अदील बाद में अपने साथ वापस ले गया था और अस्पताल के लॉकर में रख दी गई थी, क्योंकि अभी तक नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या अस्पतालों को वेपन स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से हमास अल शिफा अस्पताल या बाकी गाजा में जो हॉस्पिटल थे, जिस तरीके से वहां पे उनको टेरर हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करता था, क्या वही स्ट्रेटेजी, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यहां पे अडॉप्ट की गई थी। लेकिन इससे साफ होता है कि ये इरफान अहमद वागे सिर्फ रेडिकलाइज ही नहीं कर रहा था बल्कि हथियार भी मुहैया करा रहा था और ये बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश यही नहीं थी कि ये एक स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे जिसमें डॉक्टर थे, जिसमें इंजीनियर थे, बाकी लोग भी शामिल कर रहे थे जो टेक्निकल जिनमें नॉलेज हो। जैसे हमने देखा कि जासिर अहमद वानी को उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये 5 वक्त नमाज पढ़ने जाता है, तो उनको लगा कि इसको रेडिकलाइज करना बड़ा आसान होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे भी
प्रदीप, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। मौलाना इरफान से डॉक्टर मुजम्मिल ने मिलवाया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने उमर और आदिल को मिलवाया था। तीनों अलकायदा मॉड्यूल से प्रभावित थे, तीनों अंसार गज़वत उल हिंद से प्रभावित थे। तो मौलाना इरफान से डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात हुई थी, ये भी अब साफ हो गया है, और साथ ही साथ AK-47 का एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। प्रदीप, आपसे ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि 2023 में जब ये लोग मिले तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश तभी से चल रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये दिल्ली ब्लास्ट की साजिश कई सालों से चल रही है। इनका प्लान जो था, ये खाली स्लीपर सेल इन्होंने जम्मू कश्मीर या दिल्ली में नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी ये स्लीपर सेल बनाने की पूरी तैयारी थी। यही एक वजह थी कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस जो था उमर नबी दे रहा था, और वो ऑनलाइन के जरिए एक क्लोज निट कम्युनिटी के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। आखिरी वीडियो जो हमने NDTV इंडिया में दिखाया, जिसमें हमने देखा कि वो किस तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा था सुसाइड बॉम्बिंग को। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि वो वीडियो इसलिए बनाया गया था, वो ऑनलाइन सेशन ले रहा था जिसमें वो सवाल का जवाब दे रहा था, यानी और युवाओं को वर्गलाने की कोशिश थी, रेडिकलाइज करने की कोशिश थी, ताकि उसको अपने स्लीपर सेल का हिस्सा बना सके और जगह जगह पर वो धमाके कर सके। और इसमें इरफान अहमद वागे, जो ये मौलवी नौगाम में है, शोपियां का रहने वाला, इसका काफी बड़ा हाथ था, क्योंकि ये जैशे मोहम्मद के साथ जुड़ा था, और उसके साथ साथ इनका हैंडलर जो था हंजुला से लगातार इसकी बात होती रही। हंजुला वही शख्स है जो बम बनाने की तरकीब वीडियो द्वारा मुजम्मिल को देता रहा, और मुजम्मिल ने वो वीडियो फिर उमर नबी के साथ शेयर किए। फरीदाबाद में इन्होंने एक कमरे के अंदर लेबोरेटरी सेटअप की, और फाइनली वहां पर प्रशिक्षण जारी हुआ। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, तार से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक साझा करने के लिए। वहीं पाकिस्तान में बैठे जैश के दुलारे ने ब्लास्ट से दिल्ली दहला दी। अब आतंक के डॉक्टरों की नई करतूत जो है वो पता चली है। चक्की में अनाज आपने भी पिसवाया होगा, लेकिन फिदाइन डॉक्टर आटा चक्की में विस्फोटक सामग्री पीसते थे। NIA के टॉप सोर्सेस से NDTV के हाथ डॉक्टर्स की बारूदी चक्की से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। बता दें आपको, इस आटा चक्की से दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के विस्फोटक को तैयार भी किया गया था। NDTV सबसे पहले उस जगह की पड़ताल करने पहुंचा था जहां ये आटा चक्की रखी हुई थी। आखिर दिल्ली धमाके का बारूद कैसे पीसा गया, कैसे बम बनाया गया, ये सारी तैयारी, सारी प्लानिंग डॉक्टर मुजम्मिल किया करता था। उसने कैसे एक कमरे में बैठे बैठे 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जिस कार ब्लास्ट से 10 नवंबर को दिल्ली दहल उठी थी, सूत्रों के मुताबिक उसी धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक इसी आटा चक्की से बने थे, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही आटा चक्की है जिसमें पहले यूरिया पीसा गया और फिर बगल में रखी हुई इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसको रिफाइन किया जाता था। ये सब कुछ फरीदाबाद के धोज में एक छोटे से कमरे में हो रहा था। NDTV की टीम ने सबसे पहले उस जगह की पड़ताल की थी जहां ये आटा चक्की रखी हुई थी। स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो एक आधुनिक आटा चक्की है, लेकिन इस आटा चक्की में आटा नहीं पीसा जाता था, बल्कि NIA सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में इस चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली बम धमाकों में आए दिन नए और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। NIA की टीम ने बुधवार देर रात फरीदाबाद के गांव धोज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किया। ये कोई आम आटा चक्की नहीं थी, बल्कि इसे विस्फोटक में इस्तेमाल करने के लिए यूरिया को महीन पीसा जाता था। इसके अलावा कई और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल धोज में जिस किराए के कमरे में रहता था, वहां पहले वो इस चक्की का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में उसने चक्की को एक ड्राइवर के घर में रखवा दिया था। और फिर 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस आटा चक्की का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में हुआ। आतंकी ने आटा चक्की एक कमरे में छुपा कर रखी।
यूरिया को आटा चक्की में पीसा जाता था, फिर मशीन से उसे छाना जाता था, उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया, केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया। वही दुकान है जहां पर बुधवार के दिन एनआईए की टीम पहुंची थी। यहीं पर बैठकर उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था। जो ग्राइंडर मशीन है और साथ ही साथ जो स्टेबलाइजर है, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ग्राइंडर मशीन में उसको यूरिया जो है वो पीसा करता था, उसको स्टेबलाइजर में रखकर और भी ज्यादा बारीक करता था और एक्सप्लोसिव्स जो है वो बनाने की तैयारी की गई थी। मुजम्मिल का जो रेंटेड अकोमोडेशन है वहां से 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से जो कैब ड्राइवर है उसका लिंक मिला। मुजम्मिल एक डॉक्टर था, तो आखिर एक डॉक्टर के पास बम बनाने की इतनी जानकारी कहां से आई? इसका जवाब है पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद। दरअसल पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई को बम बनाने के 40 वीडियोस भेजे थे और इन वीडियोस को देखकर डॉक्टर मुजम्मिल ने बम और विस्फोटक बनाना सीखा था। दोनों को जम्मू के शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था, जिसके बाद ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार हुआ और कई डॉक्टर्स को इससे जोड़ा गया। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने टीम को बताया कि वो काफी समय से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग करने में विस्फोटक को रिफाइन करने के लिए आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था। बाद में इन मशीनों को वो धौज ले गया और हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में, जहां से 358 किलो विस्फोटक मिला, यहीं वो यूरिया पीसा करता था। पूछताछ के बाद ही पलवल के एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर धोज स्थित उसके घर से आटा चक्की व अन्य सामान बरामद किया गया है।